अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उनकी संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो निरोग एक विसर्ग संधि होगी क्योंकि नीह प्लस रोग होगा। दीर्घाकार या दीर्घ संधि है। सदाचार में कौन सी संधि होगी? तो सदाचार में व्यंजन संधि। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? तो प्रतिधन एक होगा, यण संधि होगी। सदयो, सदयो में जो है होगा संधि विच्छेद सदाधन यो, सदयो, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सदैव का वृद्धि संधि हो जाएगा, तो ए का 3 होगा, ऑप्शन बी है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि, सही जवाब होगा ऑप्शन सी तरोह छाया। तरोह छाया में तरोह प्लस छाया यानी विसर्ग संधि है। मतैक्यम में मत प्लस ऐक्यम होगा, वृद्धि स्वर संधि है। महौषधि में महा प्लस औषधि है, तो वृद्धि स्वर संधि में भी है। विषुड़वे में विषुड़ो प्लस ए है, अयादि संधि यहाँ पर है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता तो माता और पिता है, भाई बहन भाई और बहन, राजा रानी राजा और रानी। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। कतर ब्योंत शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। बहुब्रीद समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, किंतु द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान योम विशेष से होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। तो पूर्व जो पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद क्या है? प्रधान योम विशेष से होता है। तत्पुरुष समास में क्या है? अंतिम यानी जो उत्तर पद है वह प्रधान होता है और पूर्व पद क्या है? गौण होता है तत्पुरुष समास में। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। पूर्ववर्ती का विलोम होगा परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती अथवा उत्तरवर्ती होता है, जबकि पूर्वज का विलोम वंशज अथवा संतति होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न, ऑप्शन सी। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा। जड़ का विलोम चेतन होगा। कृपण का विलोम उदार अथवा दानी है। किसमें सभी विकल्प तत्सम शब्द हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नख बिरल सरल। अगला प्रश्न है रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रात्रि का सही पर्यायवाची, तो यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची शब्द यामिनी होगा, ऑप्शन बी। रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द यामिनी है। इसके अलावा अन्य पर्याय जैसे कि निशा, छाया, रैन, रात, शर्वरी, तपस्विनी, विभावरा आदि रात्रि की पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सर। सर शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। सर जो है यह बाण का पर्यायवाची होता है, जबकि चाप, कोदंड, सरासन, धनुष अन्य पर्याय हैं और धनुष के अन्य पर्याय धनु, पिनाक, सारंग, कमान आदि होते हैं। बाण का पर्यायवाची शर, तीर, शायक, विशेष, आशुग, ईसु, सिलीमुख, नाराज आदि। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। ऑप्शन बी राग। मत्सर का अनेकार्थी शब्द
कुढ़न, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध आदि होते हैं। राग के देखेंगे तो प्रेम, गाना, रंग, संगीत का राग आदि। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द की जिसे जानने की इच्छा है। एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसे जानने की इच्छा है, यानी जिज्ञासु। ऑप्शन बी। तो जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु कहोगे। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक जिजीविषु। और किसी को जीतने की चाह जिगीषा। जो अपने स्थान या यथा स्थिति से अलग ना किया जा सके। एक शब्द में क्या कहोगे? अच्युत। ऑप्शन ए। जो अपनी बात से ना टले अटल, ना टूटने वाला अटूट, जो दिया ना जा सके अदेय, और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत कहा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना यानी बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? स्वावलंबी होने के लिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्वावलंबी होना मतलब पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। एक तो सज्जन भी दे रखा है, लोग भी दे रखा है ना, तो यह अशुद्ध वाक्य है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि सज्जन का जन और लोग परस्पर समानार्थी होने के कारण अधिक पदत्व दोष है, यानी एक से अधिक पद यूज किए हैं। इसका शुद्ध रूप सज्जन भला ही सोचते हैं। लोग का जो यूज किया गया है यह नहीं होना था। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी। माता पिता पूजनीय हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूजनीय लिखा हुआ है ना, शुद्ध वर्तनी होना चाहिए था पूजनीय, ना कि पूज्यनीय। ठीक है, तो पूजनीय होना था, इसलिए अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि वर्तनी ही त्रुटि है। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी सही जवाब होगा ऑप्शन सी ज्योत्सना। तो देख लीजिए ज्योत्सना किस तरह लिखा जाता है, यही शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना है। हिरण्यकशिपु दे रखा है, हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। इनमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन ए हिरण्यकशिपु। इस तरह लिखा जाता है हिरण्यकशिपु। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब जैसे ही आप यूज करके देख सकते हो, जैसे लोग बोलते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, नगर इतना बहाव है कि नगर जो है बह रहा है, द्वीप डूब रहा है ना। अब झील बह रहा है तो कोई नहीं बोलता झील बह रही है, तो इस तरह थोड़ा लगाओगे, ऐसे ही पढ़ोगे तो आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा झील। बाकी थ्योरी के पार्ट को भी कवर करते रहिए। झील स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि शेष विकल्प देश, नगर, द्वीप पुल्लिंग शब्द हैं। ध्यान दीजिए, भाषा, बोली, लिपि, नदी, नक्षत्र आदि के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि करण कारक किस वाक्य में है? कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए। तो ये सारी चीजें आप याद कर लो, यही फंड आपके काम आने वाला है इन सब में। तो करण कारक
कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा यूज होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, वह कलम से लिखता है। यहाँ पर करण कारक है, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में करण कारक है क्योंकि वाक्य में लिखने का कार्य कलम से यानी साधन के रूप में हो रहा है, इसकी विभक्ति से है। कर्म कारक में क्या, राम को फल दो, तो राम को फल दो यहाँ पर कर्म कारक है। संबंध कारक राम की पुस्तक है। अपादान कारक यानी वृक्ष से पर्दा अलग होते हैं, तो यहाँ पर अलग के लिए अपादान यूज होता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला 21 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक आपके अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। देश प्रेम को किसी विशेष क्षेत्र एवं सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हमारे जिस कार्य से देश की उन्नति हो वही देश प्रेम की सीमा में आता है। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदारी एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसे के विकास में सहयोग कर सकते हैं। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियाँ जो देश के विकास में बाधा हैं, इत्यादि को दूर करने में अपना योगदान कर हम अपने देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारे पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तभी संभव है जब हम देश के प्रति अपनी कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। वह अपनी एकता एवं सामूहिक प्रयास के कारण सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ न्यौछावर करके भी हम देश के विकास में सहयोग दें, ताकि अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अंततः हम कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है, अतः इसके मान सम्मान की रक्षा कर कीमत पर करना देशवासियों का परम कर्तव्य है। तो इसके मान सम्मान की रक्षा हर कीमत पर करना देशवासियों का क्या है, परम कर्तव्य है। चलिए आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है। पहला दिया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार व देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना, यह भी सही है। देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त करना, अपने हित को सर्वोपरि समझना, यह बात समझ नहीं आ रही है। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना छेड़ना, तो ये सभी जो है वो देश प्रेम के रूप में बात कही गई है। लेकिन अपना हित सर्वोपरि समझना यह देश हित के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी मान सम्मान की रक्षा हर कीमत पर देशवासियों का परम कर्तव्य होना चाहिए, सबसे सर्वोपर होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। यह बात देश प्रेम के रूप में सही नहीं है, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता की जरूरत है। ऑप्शन डी। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देश प्रेम, देश का विकास, हमारा कर्तव्य या राष्ट्रीय एकता। सिंपल सी बात, देश प्रेम। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इति धन आदि। ऑप्शन डी। इत्यादि में यण स्वर संधि है। इत्यादि का विच्छेद जो करोगे संधि विच्छेद इति प्लस आदि होगा। ई और आ मिलकर या हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ई देखेंगे, यहाँ पर आ है तो या हो जा रहा है इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी के पार्ट को कवर कीजिए। अगला प्रश्न है अग्रसर का तात्पर्य क्या है? तो अग्रसर का तात्पर्य है आगे की ओर बढ़ना। ऑप्शन ए। इसके अनेक अर्थ, अन्य अर्थ भी हैं कि आगे बढ़ता हुआ, आगे रहने वाला, उत्थानशील, विकासशील, उदीयमान। तो गद्यांश को पढ़कर आपका यहाँ पर तात्पर्य जो होगा आगे की ओर बढ़ना। तो दोस्तों इसी तरह आपका सेट नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है और प्रत्येक सेट में के बाद जो है कुछ UPSSC के द्वारा पूछे गए तथ्य दिए गए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं UPSSC द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न संधि विच्छेद वाले हैं ये। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भाई दफे आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सिंपली सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए ऑनलाइन स्टडी किंगडम, लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन बी लौंग। लौंग एक स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि चाय, पालक, मूंग, राई, इलायची, दालचीनी, सुपारी आदि। पुल्लिंग शब्द अदरक, जायफल, मसाला, कपूर, जीरा, धनिया, अनारदाना आदि। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, सही जवाब होगा संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन बी भिज्ञ। तो अज्ञानी का पर्यायवाची देखेंगे तो अज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, पागल है, मूढ़ है। जबकि जो भिज्ञ शब्द है यह विलोम होता है अनभिज्ञ का। अगला प्रश्न चौथा नंबर है कि यातुधान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यातुधान का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन डी निशिचर। यातुधान के अन्य पर्यायवाची निश्चर के अलावा राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरार, रजनीचर आदि। वसन का होगा कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर आदि। आग का अग्नि, अनल, पावक, वह्नि, हुतासन आदि। घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक है, ये सभी अश्व के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब होगा शहद। शहद सारंग का अर्थ नहीं है। शेष विकल्प पपीहा, कामदेव, राजहंस सारंग के अर्थ हैं। मधु के देखेंगे तो वसंत, पराग, शहद, चैत्र मास आदि। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल। जटिल का उल्टा विलोम होगा सरल। ऑप्शन ए। कुटिल का विलोम सरल या अकुटिल होगा और जटिल का विलोम सरल है। सहज का विलोम कठिन होगा। तो याद रखिए यदि विकल्प मान लीजिए कुटिल का विलोम पूछा जा रहा है, अकुटिल नहीं दिया है, सरल दिया है, तो आप सरल पर लगाएंगे। बाकी जटिल और सरल आपस में विलोम शब्द हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवट। वीडियो कवर कर लीजिए, वहां पर कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो अमीय यहां पर तद्भव शब्द होगा ऑप्शन सी। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है ऑप्शन डी। बाकी हिमालय, तो हिमालय का हिम प्लस आलय होगा, दीर्घ स्वर संधि है। उल्लास यानी उत प्लस लास है, व्यंजन संधि है। अहंकार अहम प्लस का व्यंजन संधि है। और दुष्कर में दुह प्लस कार है, तो दु प्लस कर यानी विसर्ग संधि होगा। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधि, पयः प्लस धी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रातों रात शब्द में समास कौन सा होगा? रातों रात शब्द में यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। रातों रात यानी रात ही रात में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। माता पिता देवासुर हरिहर आदि इतरेतर द्वंद्व समास है। 25 शतसई आदि समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। सुख दुख शीतोष्ण आदि विकल्प द्वंद्व समास की उदाहरण है। शब्द दिया है दुरात्मा, तो दुरात्मा समास की किस श्रेणी में आता है? दुरात्मा में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी। दुरात्मा बहुव्रीहि समास की श्रेणी में आता है। इसका विग्रह होगा दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, अर्थात कोई दुष्ट। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य प्रधान होता है। कहीं कहीं पर इसे कर्मधारय समास भी माना जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा यानी जो 10 दिशाओं की बात की गई है, यहाँ पर जो दिशा होगी पूरब और उत्तर की बीच की वो होगी ईशान कोण, ईशान। तो यहाँ पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा यानी जैसे आप जानते हैं ये मैप का है, तो मैप में जो होता है दक्षिण नीचे होता है, उत्तर है, पश्चिम है और पूरब है। तो पूरब और उत्तर ये जो दिशा बताई जा रही है यह ईशान होगा। इसके बाद जो आग्नेय होगा वह दक्षिण और पूरब का होगा। दक्षिण और पूरब आग्नेय कोण है। उत्तर और पश्चिम का देखोगे यानी उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम की यहाँ पर बात की जा रही है, यह होगा वायव्य कोण। और दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है दक्षिण पश्चिम का, इसे कहा जाता है नैऋत्य कोण। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है प्रश्न, वाक्यांश की एक शब्द है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ऑप्शन डी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहोगे, खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु है, और तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु होगा। अगला प्रश्न लोकोक्ति पर आधारित है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यहाँ पर सही प्रश्न जवाब होगा यानी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ऑप्शन डी। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो अलगाव की स्थिति है, ऑप्शन सी। एक वाक्य शुद्ध कौन सा है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर पहला जो सही जवाब है ऑप्शन ए कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है।
आगे बढ़ते हैं। बाकी अन्य की आप देख सकते हैं कि जैसे कि दिया है आपका दूसरा कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो अच्छा यूज हुआ है इसको नहीं यूज होना चाहिए। प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य, यह सही होता। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो एक तो अधिक अंश हो गया, ये भी भाग का हिस्सा ही बोला। दूसरा भाग भी यूज किया जा रहा, तो भाग मत यूज करो। यहाँ पर लिखो कि मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता, तब यह सही होता। डी ऑप्शन दिया है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो बात हुआ इसकी किसी को हटा दो, आप सिंपल सी वाक्य पढ़ोगे कि इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक है, तब यह सही होता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर भी वाक्य शुद्धि का है। पहला दिया है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। दूसरा दिया है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? अशुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द है? सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, सन्यासी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर अंक बिंदी नहीं लगाई हुई है। अगर यहाँ पर लिखा होता तो होता सन्यासी। अब ऐसे लिखा हुआ सन्यासी, केवल होता क्या? शुद्ध सन्यासी। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध कौन सा है, उसे चयनित कीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि जो शुद्ध लिखा होता है उसमें केवल और केवल श्रृंगार लिखा होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये लगा दिया जाता है ये नहीं लगेगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ शुद्ध है। बढ़ते हैं अब अपठित गद्यांश की ओर। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है और दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होता है। जो समाज अपने व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जंचेगी वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम आज दिख रहा है। चोरी करना बुरा है, परंतु पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। चोरी करना बुरा है, परंतु पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशवासियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचरण हैं। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। पहला प्रश्न है कि सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विशेष दर्शन बनाने की, ऑप्शन बी। सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए विशेष दर्शन की आवश्यकता होता है। दार्शनिक मत के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होता है। यह चीज आप गद्यांश में देख लिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है। ऑप्शन ए। समाज में जीवन प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर उचित या अनुचित हो सकती है। ऑप्शन सी। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? दर्शन और सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन सी। अनुचित में कौन सा उपसर्ग होगा?
अनुचित में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो अन प्लस उचित होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है प्रत्यय पीछे से होता है, उपसर्ग आगे से, तो अन यहाँ पर ऑप्शन ए बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आपका सेट नंबर 9 यानी सेट नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं सेट नंबर 9 की ओर। और यहाँ पर जो भी नोट दिए गए हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला सेट नंबर 9 है। पहला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी मयंक, क्योंकि मयंक जो है चांदनी का नहीं, चांद का पर्यायवाची, किसका? चंद्रमा का। चांदनी के पर्यायवाची कौमुदी, ज्योत्सना, तरंगड़ी, चंद्रातप, चंद्रिका, चंद्रमरीचि आदि। जबकि चंद्रमा का देखेंगे तो इंदु, शशि, मयंक, शशांक, सुधाकर आदि। अगला है षटपद का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यह होता है भ्रमर, भंवरा का, ऑप्शन बी। तो भंवरे यानी भ्रमर के अन्य पर्यायवाची भंवरा, आली, द्युरेफ, मधुप आदि होते हैं। मकड़ी का पर्यायवाची लूता, लूतिका, लूत आदि। तो लूत, लूता, लूतिका किसके हैं? मकड़ी के हैं। फतिंगा, टिकटिक, कोशस्थ, कीट आदि तितली का है। जबकि केकड़ा का कर्क, क्रैब, कैंसर, तो कैंसर किसका पर्यायवाची? केकड़ा का। करकट, करकटा आदि। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है? वह है ज्वाला। ज्वाला किसका है? तो ज्वाला है शिखा का। तो ज्वाला अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि सूर्य, रस, प्रकाश, किरण और आक का पेड़ आदि अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। शिखा का चोटी, ज्वाला, शाखा, दीपक की लौ आदि। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी विनीत। उद्धत का विलोम विनीत है। सौम्य का उग्र होगा। उत्तम का अनुत्तम या निकृष्ट होता है। और कोमल का कठोर या परुष होता है। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का आपको विलोम बताना है। तो निषिद्ध शब्द का विलोम जो होगा वह होगा विहित। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। निषिद्ध का विलोम विहित होगा, जबकि सिद्ध का विलोम असिद्ध होता है एवं घृणित का विलोम दयालु होता है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो गोधूम का तद्भव रूप है गेहूं, और गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। गाय का तत्सम गो होगा, गोबर का गोमय होता है, गेहूं का गोधूम होगा तत्सम। थ्योरी के पार्ट को कवर कीजिए, वहां बताया गया है तत्सम तद्भव। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संग्रहालय सम प्लस ग्रह प्लस आलय, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का तो सत प्लस जन, ऑप्शन बी। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद सत प्लस जन होगा, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ता के बाद यदि जा हो तो ता का जो है वो जा में बदल जाता है। जैसे कि जगत जननी है तो जगत जननी होगा, विशत जाल है तो विसज्जात हो जाएगा, यावत जीवन यानी या जीवन हो जाएगा। तो जहाँ पर ता है वहाँ पर जा हो जाता है। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। कूप मंडूक यानी जिसका ज्ञान सीमित हो में बहुव्रीहि समास होगा। जहाँ दोनों पद अप्रधान हों और कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। पतझड़ में कौन सा समास होगा?
बहुव्रीहि समास ऑप्शन बी। जिसका समास विग्रह होगा झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में। सिर से पैर तक इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर से पैर तक आपादमस्तक ऑप्शन सी। सिर से पैर तक एक शब्द में आपादमस्तक, शीर्ष के द्वारा आसन यानी शीर्षासन, पूज्य एवं महान व्यक्ति के चरणों पर अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चरण स्पर्श कहा जाता है। जो दूसरों को दोष ढूंढता रहे, जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे, एक शब्द में कहोगे छिद्रान्वेषी ऑप्शन ए। जबकि किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने वाला यानी आलोचक, जो दूर की बातों को सोच लेता हो, दूरदर्शी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सही जवाब होगा यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता ऑप्शन डी। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिंपल सी बात, बच्चे हैं अभी कुछ नहीं जानते, अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। जबकि अनुभवी व्यक्ति उसे आप कहोगे जो घाट घाट का पानी पीने वाला या पुराना चावल। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो पहला शब्द जो कि दे रखा है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो अधीन की जगह यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि है, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर अधीन होना था, इसलिए यहाँ का अशुद्ध हो गया। दूसरा दिया है कि निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी नहीं, यहाँ पर निरपराध होना था, तब यह सही होता, इसलिए यह भी गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो यह शुद्ध है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला जैसे कि दिया है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो यहाँ पर भी अशुद्ध वर्तनी यूज किया गया है। इसका अगर शुद्ध देखेंगे तो पैतृक का होता है पैतृक। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला दिया है कालचक्र के पहिए से कौन बचा, तो यहाँ पर पहिए नहीं होना, तब शुद्ध होता कि कालचक्र से कौन बचा है, तब यह शुद्ध होता, इसलिए अशुद्ध है। वह बालक जन्मते ही मर गया, तो जन्मते ही नहीं जन्म लेते ही होता, तब यहाँ पर शुद्ध होता, यह भी सही गलत हो गया। आदरणीय बहन जी कहाँ हैं, तो बहन की बात की जा रही यानी स्त्रीलिंग है, तो आदरणीय होना चाहिए था। आदरणीय बहन जी कहाँ पर है, तो आदरणीय बहन जी कहाँ है, इसलिए यह भी क्या है अशुद्ध हो गया, यहाँ आदरणीय होना चाहिए था। आज दही नहीं जमा, दही नहीं जमा, तो यह क्या है, दही आप जानते हैं पुल्लिंग होता है, यह बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 17 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। तो जिजीविषा लिखा जो जाता है शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, जिजीविषा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, इसको भी शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन डी उत्श्रृंखल, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर शब्द है, हस्ताक्षर वाक्य, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या होगा, बहुवचन है, एक वचन है, नित्य बहुवचन में यूज होता है या नित्य एक वचन में। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, तो यहाँ पर हस्ताक्षर जो शब्द यूज किया गया है इसमें कौन सा वचन होगा, तो हस्ताक्षर शब्द नित्य बहुवचन है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा हस्ताक्षर शब्द नित्य बहुवचन शब्द होता है। एक वचन में पाठक मुनि सुधी एक वचन होंगे,
पाठकगण, मुनिवृंद, शुद्धिजन, ये सभी के सभी बहुवचन है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान में तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान गीता फल खा रही है। सामान्य वर्तमान में देखोगे तो वह जाता है। संदिग्ध वर्तमान यानी मोहन पढ़ता होगा, संदेह है। संदिग्ध भूत यानी राम ने पत्र लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होगा वह अपठित गद्यांश पर आधारित है। आइए अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर आंसर देते हैं क्वेश्चन का। भारत में वैश्वीकरण, तो ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता तब महसूस की गई जब 1991 ईस्वी में वित्तीय संकट के कारण इसे अपना सेना गिरवी रखकर विदेशों से ऋण लेना पड़ा। भारत में वैश्वीकरण को स्वीकृति देने के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारत में अत्यधिक पूंजी निवेश किया है। इससे आयात निर्यात को भी अत्यधिक बढ़ावा मिला है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रगति हुई है एवं इन क्षेत्रों के भारतीय विशेषज्ञों की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। आज बड़ी संख्या में भारत के विशेषज्ञ विश्व के अनेक देशों में कार्यरत हैं। संचार एवं सूचना क्रांति के कारण दुनिया आज ग्लोबल विलेज का रूप ले चुकी है। ऐसी स्थिति में सही तौर पर देखा जाए तो वैश्वीकरण समय की मांग है एवं आर्थिक प्रगति की दृष्टिकोण से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जटिल आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए विश्व का कोई भी देश सभी मामलों में पूर्णतः आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी कारण से किसी अन्य देश पर अवश्य निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देकर तेजी से आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए वैश्वीकरण आवश्यक है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को आर्थिक सुधार का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। भले ही इससे कुछ नुकसान संभव है, किंतु किसी भी देश का अन्य देशों के सहयोग के बिना अकेले प्रगति पथ पर अग्रसर रहना लगभग असंभव है। अतः राष्ट्रीयता की भावना का सम्मान करते हुए यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया जाए तो इससे निस्संदेह विकासशील ही नहीं विकसित देशों को भी लाभ होगा। यदि आपस में व्यापार करने वाले देश एक दूसरे को बाजार की दृष्टिकोण से ना देखकर आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए सहयोगी के तौर पर देखें तो इससे न केवल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में तेजी से सुधार होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द में भी वृद्धि होगी। पहला प्रश्न है कि विदेशी निवेशकों ने भारत में अत्यधिक पूंजी क्यों निवेश की? तो इसका सही जवाब होगा वैश्वीकरण के कारण, ऑप्शन डी। वैश्वीकरण से भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिल्म उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। तो यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण के फलस्वरूप होने वाले परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है? पहला दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार, यह बात भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द में वृद्धि बनाए रखना, यह भी सही है। तेजी से अधिक प्रगति, तो यह भी बात सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा कि आध्यात्मिक शांति में वृद्धि, इसकी कोई बात गद्यांश में नहीं की गई है ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, वैश्वीकरण के संदर्भ में। अगला 24 नंबर है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वित्तीय संकट, आर्थिक मंदी, वैश्वीकरण या आर्थिक सुधार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वैश्वीकरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि राष्ट्रीयता शब्द
क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है? यहाँ पर सही जवाब होगा राष्ट्रीयता शब्द एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी तरह आपका सेट नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट दिए गए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा में कुछ पूछे गए तथ्य हैं, वचन एवं कारक के बाद बताया गया है। इसके बाद वही कर्ता ने कर्म को कार्य, ये सब आप इसको याद कर लीजिए। आपसे 1-2 प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए है ना, ये याद कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर नोट का। आइए बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, पत्ता। पत्ता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा पत्र, जबकि पंख का तत्सम पक्ष होगा पंछी का पक्षी और पढ़ना का होता है पतन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी तम, क्योंकि तम यह अंधकार का होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? प्राची का। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो किसका मतलब स्त्री होता है? ऑप्शन बी अंगना। अगला प्रश्न है संसार का सही संधि विच्छेद चुने। संसार, तो संसार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार। ऑप्शन डी। संसार का सही संधि विच्छेद सम प्लस सार होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस संधि के नियमानुसार यदि माँ का मेल का से लेकर माँ तक किसी भी व्यंजन से होता है तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि सम प्लस कलन है तो संकलन है, संहार है, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस विधान संविधान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो का से लेकर के माँ तक है, तो का से लेकर के क ख ग अंगा, ठीक है, च छ यहाँ ट ठ डाड़ा, तो जो पांचवा होता है क ख ग अंग, तो सम प्लस अंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अंक बिंदीय संकलन हो जा रहा है। इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनंत शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस अंत। ऑप्शन बी। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बीड़ा पाड़ी। अगला प्रश्न है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी। अगला है जो बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो बूढ़ा ना हो अर्थात अजर। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। जो बूढ़ा ना हो अजर, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसकी मृत्यु ना हो सके अमर, जिसका आदि ना हो अनादि। अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? अगोचर, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो अगोचर, और जिसे जीता ना जा सके अजेय होगा, जो सबसे आगे रहे अग्रणी। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? खेत रहना। सही जवाब होगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी? एक तो दोष था ही,
उस पर दूसरा दोष लग गया। एक शब्द में क्या कहा जाएगा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ऑप्शन सी। बाकी अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ होता ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी छोटे होकर बड़ी बात करना। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य? ऑप्शन यहां पर देखो, पहला दिया है कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण जो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर यूज होना चाहिए था केवल और केवल कमजोरी। तो रोगी अपनी कमजोरी के कारण, इसलिए यहाँ पर गलत हुआ। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। तो राजपथ अपने आप में एक सड़क के आसपास रीजन क्षेत्र है, तो राजपथ की सड़क, सड़क का ही नाम, तो यहाँ पर जो सड़क यूज हुआ है इसको नहीं होना। तो राजपथ से झांकियां वापस लौट गईं, तब यह सही होता, इसलिए यहाँ पर अशुद्ध हो गया यह भी। शिकारी उस पर गोली चलाई, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। तो यहाँ पर जो है शिकारी ने होना चाहिए था, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, तब यह सही होता है, इसलिए यह भी अशुद्ध हो गया। डी नंबर तो शुद्ध ही होगा, अब कोई नहीं बचा तो शुद्ध ही होगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब होगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, क्योंकि यहां पर भाग यूज कर रहा है, इसको हटा दो तब यह शुद्ध होगा, इसलिए यह भी गलत हो गया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग, ठीक है। तो इन सबको देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, कौन सा एक वचन होगा? देखो, प्राण दे रखा है तो प्राण यह सदैव बहुवचन है, प्राण सदैव बहुवचन होगा। दर्शन भी सदैव बहुवचन है। ओठ दे रखा है, ओठ भी सदैव बहुवचन है। तेल, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य, क्या है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है, सामान्य भूतकाल। वर्षा हुई, यह सामान्य भूतकाल है, इसलिए ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब हो जाएगा। शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी, तो आपका ये संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। हुई होगी भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल। वर्षा अभी अभी हुई होगी, तो यह आसन्न भूत, क्या है? आसन्न भूतकाल। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, यानी यह पूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है वर्तनी शुद्ध का, यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, अननाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं खवैया अपने आप में एक अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप खवैया होगा। नेवछावर है तो नेवछावर होगा, ठीक है। केवल और केवल यहाँ पर ओ की मात्रा, यहाँ पर औ की जो दे रखा है यह शुद्ध हो जाएगा। निरपेक्ष है तो यहाँ पर निरपेक्ष है, ठीक है, तो इसलिए यह शुद्ध यहाँ पर देख सकते हैं। एक की शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, पर्यवसान। षड्दर्शन का दिया हुआ है, अपने आप में यह शुद्ध होगा, इसका शुद्ध होगा षड्दर्शन। अनापेक्षित दिया है तो अनपेक्षित होता है शुद्ध। क्लिष्ट है, इसका होता है क्लिष्ट, ये तो क्लिष्ट का होगा क्लस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? स्थूल, तो स्थूल का जो विलोम होगा वह कई होंगे, लेकिन उनमें से जो डी शाश्वत यह नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, यह क्षणिक का विलोम होता है। तो क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। सूक्ष्म, तन्वी एवं दुर्बल सभी के सभी जो है स्थूल के विलोम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित। तो यहाँ पर तद्भव और तत्सम दे रखे हैं। ओझा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है, यह बात बिल्कुल सही है। कपास दिया हुआ है तो कपास जो है ये करपट बताया जा रहा है। करपट जो है ये कपड़ा का होता है, इसीलिए यह शुद्ध है। और कपास अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा वो होता है करपास। ठीक है, करपास होगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध सुमेलित नहीं है, आप कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा, अशुद्ध है। बाकी केला का तत्सम कदली होता है और पसीना का होता है प्रस्युन्न। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को, और उससे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। यह समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। महानगरों में कीड़े मकोड़ों की भांति अस्वास्थ्यकर घोंसलों में आदमी भरा पड़ा है। न धूप, न हवा, न पानी, न दवा। पीले, दुर्बल, निराश चेहरे। यह संकट अनायास ही नहीं आया है। संतान को ईश्वरीय विधान और वरदान मानने वाला भारतीय समाज ही इस रक्तबीजी संस्कृति के लिए जिम्मेदार है। चाहे खिलाने को रोटी और पहनाने को वस्त्र ना दें, शिक्षा को शुल्क और रहने को छप्पर ना हो, लेकिन अधभूखे अधनंगे बच्चों की कतार खड़ी करना हर भारतीय अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ की जनसंख्या में जुड़ता चला जा रहा है। यदि इस जनवृद्धि पर नियंत्रण ना हो सका तो हमारे सारे प्रयोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। जब किसी समाज की सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो उसे उनके भरण पोषण के लिए जीवन उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वस्तुओं का उत्पादन तो गणितीय क्रम से होता है और जनसंख्या रेखा गणित की दर से बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या और उत्पादन दर में चोर सिपाही का खेल शुरू हो जाता है। आगे आगे जनसंख्या दौड़ती है और पीछे पीछे उत्पादन वृद्धि। वास्तविकता यह है कि उत्पादन वृद्धि के सारे लाभ को जनसंख्या की वृद्धि व्यर्थ करा देती है। देश वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वस्तुएं अलभ्य हो जाती हैं, महंगाई निरंतर बढ़ती है, जीवन स्तर गिरता जाता है, गरीबी, अशिक्षा, बेकारी बढ़ती चली जाती है। बड़ा परिवार एक ओवरलोडेड गाड़ी के समान होता है, जिसे खींचने वाले कमाऊ घोड़े अपनी जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता में समाप्त कर देते हैं। फिर भी पेट खाली के खाली, परिजन नंगे के नंगे दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन क्लेशमय हो जाता है। आखिर समाज की मंगल की इस विनाशिक जनसंख्या वृद्धि से कैसे मुक्ति मिले? सीधा सा उत्तर है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, कम संतानें पैदा हों। इस देश के रूढ़िग्रस्त और अंधविश्वासी समाज को यह विचार चौंकाने वाला और ईश्वरीय अपराध तुल्य प्रतीत होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें तो बताया गया है कि संतान तो भगवान की देन है। चलिए, पहला प्रश्न है कि जनसंख्या में वृद्धि आज विकट समस्या कैसे बन गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी और शिक्षा के कारण। अगला प्रश्न है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी होगा, मनुष्य की सोच। जनसंख्या और महंगाई में क्या रिश्ता है? तो जनसंख्या आगे आगे दौड़ती है और महंगाई साथ साथ, और उसके पीछे पीछे उत्पादन भी दौड़ लगाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा। जनसंख्या बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है। अगला 24 नंबर है कि जनसंख्या वृद्धि का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि से गरीबी, अशिक्षा, बेकारी बढ़ती चली जाती है, महंगाई निरंतर बढ़ती है, जीवन स्तर गिरता जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। परिच्छेद यानी गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। सही जवाब है बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10
और इसके बाद परीक्षा स्पेशल नोट दिए गए होते हैं, इसका नोट आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। क्या टाइप करना है? ऑनलाइन स्टडी किंगडम। जैसे ही टाइप कर देंगे सर्च बॉक्स में, चैनल का लिंक आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट इसका PDF जो है मिल जाएगा।